नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर निर्वाचन आयोग के नियमों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां हमीरपुर में विधवा कैंसर पीड़ित महिला ने घर पर पड़ोसियों द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया। और बताएंगे कि कैसे वाराणसी में संसदीय क्षेत्र में एक बंद पड़े गोदाम में लगी भीषण आग। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर निर्वाचन आयोग के नियमों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दोनों ही चरणों में मतदान प्रतिशत कम इसलिए हुआ है क्योंकि डिजी लॉकर को निर्वाचन आयोग ने मान्यता नहीं दी थी। आज का युवा अपने दस्तावेजों को डिजी लॉकर में रखता है। जब डिजी लॉकर को लेकर युवा मतदान केंद्रों पर पहुंचा तो उसे वहां पर मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे 5% अधिक युवा मतदान से वंचित रह गया। वीडी शर्मा ने कहा कि यात्रा के दौरान भी डिजी लॉकर को मान्यता दी गई है। इसी अनुमान के आधार पर खजुराहो लोकसभा में युवा मोबाइल लेकर मतदान करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे मतदान को लेकर आज का युवा वंचित रह गया। पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। साथ ही अगले चरणों में जो मतदान बचा है वहां पर डिजी लॉकर को मान्यता देने की भी मांग रखी गई है। ठीक डिजी लॉकर पर करवाया। भाई साहब, निर्वाचन आयोग ने शिकायत की है आपने प्रतिशत कम हुआ है। निर्वाचन आयोग में मात्र शिकायत नहीं की है, निर्वाचन आयोग में मैंने ये मांग की है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि बड़ी संख्या में हमारे नौजवान मतदाता और जो तकनीक का उपयोग करने वाले मतदाता हैं, जिन्हें ये भरोसा था कि आजकल सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर्स में रखने से कहीं भी दिखाने पर, यानी इंटरनेशनली हम जब यात्रा करते हैं तब डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को माना जाता है। तो इस भरोसे लोग जो आए तो बड़ी संख्या में मेरे लोकसभा में लोगों को वापस जाना पड़ा कि मोबाइल आप अंदर नहीं ले जा सकते, और उसके कारण से लगभग 5% मतदान कम हुआ है। मैंने चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को और मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग को इसको लिख करके दिया और मांग की है कि डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी जाए, और उसके आधार पर जब पर्ची लेकर के जाते हैं और उसमें वो दिखाते हैं तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष दूसरा कोई आइडेंटिफिकेशन लेकर के जाना जब लोगों के हाथ में है तो ये चुनाव आयोग को इसकी अनुमति देनी चाहिए। इसके कारण से बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि आज के समय में आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट वगैरह के अंदर भी इसकी अनुमतियाँ हैं और इसको मान्यता है, तो यहाँ भी इसको मान्यता मिलनी चाहिए। दिग्विजय सिंह निकला हुआ है, बीजेपी के कहने से मात्र थोड़ी निकलेगा, वो तो निकला हुआ है, और जब परिणाम आएंगे तो पता लग जाएगा कि जनाजा निकला है कि जनाजे के ऊपर और जनाजा निकला है। ये तो वो 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो उनको पता लग जाएगा। और चुनाव तो पहले हार ही चुके हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मुझे तो ज़बरदस्ती लड़ाया है, तो जनाजा निकल रहा है ज़बरदस्ती लड़ाने पर, तो इसमें क्या गलत है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे 70+ बुजुर्गों के बीच आयुष्मान योजना विस्तार के करवा रहे रजिस्ट्रेशन। मध्य विधानसभा में 6 नंबर दावा मार्केट पहुंचे वीडी शर्मा। हितग्राहियों से जाना योजना का फीडबैक। वीडी शर्मा ने कहा, आयुष्मान भारत योजना में गरीबों को पहले 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा था। अब प्रचंड बहुमत से बनने वाली सरकार के लिए मोदी जी ने गारंटी दी है कि सभी बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव के संकल्प पत्र में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान और ऐतिहासिक कदम देश के अंदर उठाया है कि आयुष्मान भारत योजना में पहले हम करोड़ों करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद इस देश के अंदर दिया कि कोई गरीब बीमारी इलाज पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा।
ये गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और कदम जो उठाया है, इस संकल्प पत्र में कहा है कि हमारी सरकार इस बार जो प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है, तो 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ, उसमें कोई किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं है, केवल उम्र 70 साल से ऊपर है, वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, किसी भी समाज के हैं, किसी भी धर्म के हैं, और बीपीएल है नहीं है, किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, केवल 70 साल से ऊपर की उम्र के हमारे वरिष्ठ हैं। उन वरिष्ठों को आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार उन्हें भी दिया है। तो मैं अभी यहाँ पर आदरणीय कोठारी जी, आदरणीय कमल कोठारी जी और सरोज कोठारी जी, दोनों को मैंने आज ये संकल्प पत्र में हमने जो कहा है उसका यहाँ फॉर्म अभी दोनों हमारे वरिष्ठों से मैंने भरवाया है, और मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, आज आपने उसमें अपनी सहमति व्यक्त की है, और ये जैसे ही सरकार बनेगी और उसके बाद ये योजना देश के अंदर प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर के अपने सभी लोगों को, हमारे जो वरिष्ठ हैं, उन्हें इसमें नॉमिनेट सभी के नाम वगैरह लेकर के पूरा फॉर्म भरने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मैं पुनः एक बार आपको बता दूंगा। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर में विधवा कैंसर पीड़ित महिला ने घर पर पड़ोसियों द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई है। पड़ोसियों ने कैंसर पीड़ित महिला के घर के बाहर रात में गुमटी रख कब्जा करने की कोशिश की। मना करने पर पड़ोसियों ने महिला के साथ अभद्रता की। कैंसर पीड़ित महिला इलाज में अपनी सारी संपत्ति लगा चुकी है। सर छुपाने के लिए बचा मकान पर पड़ोसी कब्जा करने की फिराक में है। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के गुरगुज इलाके का है। क्या नाम है आपका? दया शंकर। क्या मामला हुआ? ये हमारी बहन है साधना, ये सुमेरपुर में बैठ गए। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। इनके चाची है रामदेव, वो जो है जबरदस्ती इनके में कब्जा कर रही है दुकान में, जबकि उसका इनके हस्बैंड ने वो बैनामे से खरीदा था। लगभग कितने समय घटना है? ये 2-3 महीने पहले से चल रहा है। आज आप लोग कहाँ आए हुए थे? एसपी ऑफिस आए थे, सिस्टर को लेके उनको पेश किया एसपी साहब के यहाँ। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? हाँ, उन्होंने कहा हम इसको भेज रहे हैं और आप जो है थाने जाइएगा, आपकी मदद की जाएगी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। ललितपुर के वार्ड नंबर 2 में जहां पर पानी की समस्या को निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों से बैठक की गई और वार्ड नंबर 2 में सरकारी रोड पर हैंडपंप पर कब्जा किए व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की। नगरपालिका गर्ल्स स्कूल में स्थित पुरानी बाबरी के जल स्रोत खोले जाने के लिए कहा, जिससे कि बाबरी के जल स्रोत खुल सके और पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की जनता के पास की पहल से जनता भी कहीं न कहीं खुश नजर आ रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। वाराणसी संसदीय क्षेत्र बनारस में आज चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस कमिश्नर वाराणसी द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर लगाम लगाने तथा आचार संहिता का पालन करवाने एवं 2 पहिया तथा 4 पहिया एवं 4 व्हीलर गाड़ियों के शीशे पर अवैधानिक तरीके से लगी काली फिल्मों की जांच करने तथा प्रभावी अंकुश लगाने के अभियान के क्रम में डीसीपी वरुणा जोन एवं सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक शिवपुर रविशंकर त्रिपाठी ने अपने हमराही चौकी प्रभारी काशीराम आवास अखिलेश कुमार एवं चौकी प्रभारी गिलट बाजार के साथ उप निरीक्षक भरत चौहान और अन्य दरोगाओं और सिपाहियों के साथ शिवपुर कस्बे से लेकर पुरानी चुंगी गिलट बाजार होते हुए भोजवीर तिराहा तक, उसके बाद भोजवीर से लेकर मीरापुर बसही नटिनियादाही मंदिर होते हुए चांदमारी चौकी होते हुए रिंग रोड तक पैदल गश्त की। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट।
संसदीय क्षेत्र बनारस में आज रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 बंद पड़े गोदाम में लगी भीषण आग, जहां काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पर काबू पा लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसका एक झलक देखने को मिली। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगावा सादात तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में गेहूं के खेत में बैठे हुए तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो शनिवार की रात का है, जब एक शख्स अपनी कार से गेहूं के खेत के पास से गुजर रहा था। तभी उसको गेहूं के खेत में तेंदुआ बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें, किसी से पहले भी अमरोहा जनपद में विभिन्न स्थानों पर तेंदुआ देखे जाने और तेंदुए के द्वारा लोगों पर हमला करके उनको घायल करने की खबरें सामने आई हैं। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सूचना मिली है, आज उस इलाके में टीम भेजकर तेंदुए को पकड़वाने का प्रयास किया जाएगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जहां LIC के विकास अधिकारी रविंद्र कुमार मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर अरवा कटरा के साईं वाटिका में विदाई कार्यक्रम किया गया और स्थानीय लोगों के भोज का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही अरवा कटरा क्षेत्र के अभिकर्ता अपने परिवार के साथ पहुंचे और सेवानिवृत्त हो रहे विकास अधिकारी रविंद्र कुमार मिश्रा चांदी का मुकुट, फूल मालाओं व स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें विदाई दी। इस अवसर पर LIC विकास अधिकारी रविंद्र कुमार मिश्रा अपनी पत्नी साधना मिश्रा के साथ गेस्ट हाउस पहुंचे और अभिकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा भरथना की LIC शाखा में 36 वर्ष की सेवा के दौरान कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन उनकी टीम के अभिकर्ताओं और ब्रांच के कर्मचारियों द्वारा उनका हर कदम साथ देने के कारण उनका कार्यकाल कब समाप्त हो गया पता नहीं चला। उन्होंने सभी अभिकर्ताओं और बीमा धारकों का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने अरवा कटरा के स्थानीय लोगों के साथ अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में अरवा कटरा क्षेत्र के लोगों का विशेष योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर जगदीश चंद्र दुबे, सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी, विपिन बिहारी दीक्षित, विजय कुमार द्विवेदी, रमेश चंद्र शुक्ला, महेश चंद्र के अलावा बड़ी संख्या में अभिकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। आइए जानते इस विषय में विकास अधिकारी रविंद्र कुमार मिश्रा का आगे क्या कुछ कहना है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से, जहां बुधवारा रोड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सुंदरकांड वाचन एवं विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। सर्वप्रथम भक्तजनों ने हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाकर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात भंडारा दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुआ। मंदिर सेवक बच्चू भगत ने बताया कि एक महिला को स्वप्न में जहां 150 वर्ष प्राचीन बजरंगबली की मूर्ति एक मकान में स्थापित दिखाई दी थी, जिसके बाद उस जगह की साफ सफाई की गई तो उसी स्थान से हनुमान जी का मंदिर निकला। तब से ही हनुमान जी की मूर्ति की पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए। वहीं मंदिर सेवक कमलेश शाह ने बताया कि हनुमान जयंती पर लगभग 30 वर्षों से लगातार विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, इसमें सभी लोगों का भरपूर सहयोग रहता है। यहाँ शहर के साथ साथ अन्य जिलों और ग्रामीण अंचलों से भी भक्तगण आते हैं। वहीं सेवक धर्मेंद्र बृहस्पति ने कहा कि हनुमान मंदिर में भक्तों की सुख शांति, समृद्धि, प्रगति एवं खुशहाली की कामना की गई। उन्होंने कहा कि मंदिर में कोई भी व्यक्ति हनुमान जी से मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। लोगों का मानना है कि ये एक जागृत मंदिर है। बुधवारा चौराहे पर स्थित है। ये हमारा पूर्वजों का ही मकान है। मकान में ही मंदिर का किसी को सपने में आया तो यहाँ लगा ऐसा कि मकान में खोल के देखना चाहिए। खोल के देखने के बाद पता चला कि यहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति दिखी। मूर्ति को हमने करके फिर महाराज जी को बुला के उनका नहीं, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति है। आप इनकी पूजा पाठ करेंगे तो आपको जरूर इस मोहल्ले को, पूरे समाज को, पूरे शहर को इसका लाभ मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। भगवान की कृपा उन पर बनी रहेगी। कितने वर्षों से भंडारा कराया जा रहा है? ये भंडारा का 20-25 वर्षों से भंडारा चल रहा है। क्या नाम है आपका? कमलेश शाह। ये क्या है, हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान जन्मोत्सव जिस दिन रहता है उससे पहले इतवार को हम भंडारा रखते हैं हनुमान जयंती, और इसमें अंदर कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। आज कहाँ से लोग यहाँ भंडारे में आए हैं? आज प्रभु इच्छा जहाँ से आ जाए। कुछ जैसे कई लोग शादी ब्याह में हैदराबाद से ग्रामीण से भी आए हैं, ग्रामीण से भी आए, कोई अकोला से आए, जो आए सब आए। कितने वर्ष पुराना मंदिर है ये? कम से कम प्राचीन मंदिर है। मतलब आज मेरी 67 की उम्र है, उसके भी पहले 150 साल पहले से बंद पड़े हुआ था।
हमने खोल के उसको सब अच्छे से करा, उसको क्या नाम है आपका? अच्छे से। बच्चू भाई भाई बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां भाजपा के पूर्व विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने भाजपा से बगावती तेवर अपना लिया है। जयप्रकाश लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग पर मैं 2 में नामांकन करूंगा। जयप्रकाश सिंह भोक्ता चतरा और सिमरिया दोनों विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। जयप्रकाश सिंह भोक्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडे के काफी करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता के भाई भी हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने कहा कि बतौर विधायक के रूप में किए गए कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाकर आशीर्वाद मांगूंगा। जयप्रकाश के लोकसभा चुनाव में आने की खबर के बाद कांग्रेस के जिला महासचिव राजवीर का भी समर्थन मिल गया है। राजवीर ने कहा कि जयप्रकाश अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो जीत सुनिश्चित करने को लेकर जन जन से अपील करूंगा। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने आगे क्या कुछ कहा। 2 तारीख को निर्दलीय प्रत्याशी के लिए नामांकन करने का विचार किया हूं और आप सबों के माध्यम से मैं तमाम चतरा लोकसभा वासियों को आग्रह करता हूं कि 2 तारीख को मेरे नॉमिनेशन में आए और अपना सहयोग और आशीर्वाद दें। कब नॉमिनेशन? ऐसी क्या बात आ गई कि या क्या परिस्थिति आ गई कि भाजपा छोड़ करके आप निर्दलीय से चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जो चतरा की राजनीतिक परिदृश्य है अभी, उसमें जन भावनाओं को देखते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। पहली बार भाजपा जो है, देखिए, प्रत्याशी स्थानीय हो या गैर स्थानीय हो उससे मतलब नहीं होता और जहाँ लोकतंत्र है वहाँ सभी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। तो इसमें स्थानीय और अस्थानीय का मुद्दा मेरे समझ से तो नहीं उठना चाहिए और अभी के राजनीतिक परिदृश्य में मुझे लगता है कि चतरा को जो चतरा की जो भावना है और चतरा की जो जन भावना के तहत लोगों ने आग्रह किया कि न भाई आपको चुनाव में आना चाहिए, उसी निमित्त मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्णय लिया हूं चुनाव लड़ने का। देखिए, कंटेस्ट जब तक आप चुनाव में नहीं जाएंगे, अभी तो चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जब नॉमिनेशन हो जाएगा उसके बाद कंटेस्ट होगा किसी से। 2 बार के विधायक रहे। देखिए, सौभाग्य तो मुझे मिला है दोनों क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का। विकास की असीम संभावना है चतरा जिले में और कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें काम किया जा सकता है। पहले के भी कई जनप्रतिनिधि रहे हैं जिन्होंने प्रयास किया है और मैं उस समय तो विधायक था, अपने विधायक काल में मैंने कई कार्य किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक अपने संसदीय क्षेत्र के में जो मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो और कैसे बेहतर तरीके से लोगों तक उपलब्ध कराया जाए, चतरा को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस दृष्टिकोण से लेकर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, मनाना और नहीं मनाना का बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि राजनीति में सभी स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए और आप बहुत लोग राजनीतिक विचारधारा से जुड़े रहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में चतरा की जो मांग है, चतरा की जो जनभावना है और लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने चुनाव में लड़ने का निर्णय लिया है। आप हैं जनता के बीच में जा रहे हैं, परिणाम क्या होगा उसकी चिंता नहीं करूँगा, ठीक है। तो जनता जो निर्णय लेगी वो स्वीकार है। जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का जन समर्थन मांगेंगे और मुझे उम्मीद है कि लोगों का जन समर्थन मिलेगा। देखिए, चतरा के कई मुद्दे हैं और लगातार मुद्दे उठते रहे हैं। कई मुद्दे तो आज भी अधूरे हैं। देखिए, बड़े बड़े मुद्दे की ओर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बहुत ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आप देखेंगे कि ITI है, यहाँ पे अस्पताल भी है, लेकिन वो सुचारू रूप से चलाने की ज़रूरत है। पर्याप्त डॉक्टर की उपलब्धता, पर्याप्त शिक्षक की उपलब्धता हो और इस ज़िले को विकास करने की अपार संभावना है।
खनिज संपदा यहाँ भरा पड़ा है और जो रॉयल्टी DMFT के माध्यम से मिलता है उसी पैसे से ज़िले का बहुत सारा विकास कार्य किया जा सकता है, सही रूप से उसका क्रियान्वयन हो। और आपने देखा होगा कि जो ज़िले को रॉयल्टी मिलती है खनन क्षेत्र से, उसी पैसा का सही रूप से सदुपयोग नहीं हो पा रहा, वो पैसा खर्च नहीं हो पा रहा। सरकार की योजनाओं के साथ साथ जो ज़िले की जो रॉयल्टी जो ज़िले खनिज संपदा। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां हयातनगर थाना क्षेत्र के ग्राम लहरा कमंगर निवासी जफर पुत्र सलार बख्श ने बीते 2 साल पहले बबलू व कासिम के साथ स्क्रैप का कारोबार कर उनके गोदाम शिकारपुर जनपद बुलंदशहर में लाखों का स्क्रैप बेचा था। आरोप है कि बबलू व कासिम ने पुराने पैसे में से बचे 4,55,000 में 3 लाख देकर बाकी रकम आगे माल लेकर आने पर अदा करने का वादा कर लिया, जिस पर पीड़ित ने भरोसा कर बीते 5 माह पूर्व फिर गोदाम पर 3.5 लाख का माल पहुंचा दिया, जिस कारण पीड़ित का गोदाम पर हिसाब करने पर 5,11,270 रुपये बकाया निकले। में पीड़ित से कहा गया कि तुम्हारे पैसे 2-4 दिन में दे दिए जाएंगे, लेकिन लगातार चक्कर काटने के बाद भी पैसे नहीं दिए गए। आरोप है कि गोदाम स्वामी उनको पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत थक हार कर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर से कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते हैं इस विषय में जफर का आगे क्या कुछ कहना है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? जफर नाम है मेरा। कहाँ के निवासी? लहरा कमंगर। बुलंदशहर SP साहब के कार्यालय पर आए थे प्रार्थना पत्र लेकर, क्या मामला था आपका? सर, हमारे पैसे हैं क्या, हमें बहुत सस्ते में माल लिया स्क्रैप हमने गोदाम पर, उसकी गाड़ी उतारी। अब वो पैसों को नहीं गया तो फिर हमने SP साहब के यहाँ वो दी एप्लीकेशन। क्या नाम है जिसके ऊपर पैसे हैं? कासिम और बबलू, 2 भाई जी। कितने रुपए थे आपके? मेरे 5,11,000 रुपये। अब पैसे देने को क्या कह रहा है? अब पैसे देने को वो कोतवाल साहब ने थाने बुलाया हमें तो 3,16,000 रुपये अपनाए उनने। बोले ये 3,16,000 रुपये, तो हमने कहा चलो 3,16,000 रुपये दे दो। तो फिर वो बोला कि मैं अपनी बहन की या अपनी भाई की की शादी करने के बाद, और हम चक्कर कम से कम 50-60 चक्कर लगे। मतलब यानी कि टाल मटोल कर रहा है? हाँ, टाल मटोल कर रहा है, देने का नाम। अच्छा, जैसे आपकी SP साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये कहा जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, मैंने लिख के दे दिया थाने के लिए, थाने में दिएगा। अच्छा, शिकायत आपने किस किस से करी थी? शिकायत हमने CO साहब से भी करी थी और SP साहब से भी करी थी और थाना प्रभारी जी से भी की? थाना प्रभारी जी से भी करी थी। अब आप क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते हैं हमारे पैसे मिल जाए। ठीक, धन्यवाद। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।